हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्ज़ाम में जितने भी मैथ्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो टीयर 1 के एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, चाहे वो टीयर 2 के एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है, जिसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि 2019 से लेकर के 2021 तक के प्री के एग्ज़ाम में आए सभी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करवाया जा चुका है, जिसके सॉल्यूशन की लिंक आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इधर मैं करवा रही हूँ 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए हुए सभी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। तो जैसे ही 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए जाएंगे, तो जस्ट उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम में जितने भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस को पेपर वाइज सॉल्व करवा दिया जाएगा 2019 से लेकर के अभी तक जितना भी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसी तरीके से आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस कवर करवा दिए जाएंगे। और जैसे ही ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के टॉपिक कवर हो जाएंगे, जस्ट उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आए हुए सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी और इसी तरीके से मैं सभी टॉपिक पे आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में प्रीवियस कुछ साल में आए हुए सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, तो यही चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। अब इधर मैं जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ उसमें मैंने सर्कल से स्टार्ट किया है। तो सर्कल का आज 4th पार्ट लेकर के आई हूँ, 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने दे दिया है और सर्कल पे सारे क्वेश्चंस जब कंप्लीट करवा लूँगी तो फिर ट्रायंगल और फिर रेक्टेंगल और अदर पॉलीगन्स और सारे क्वेश्चंस कवर करवाऊँगी। तो आज सर्कल पे 4th पार्ट मैं लेकर के आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। सेलेक्ट करना है स्टेटमेंट्स में से वो स्टेटमेंट जो कि सर्कल की गलत प्रॉपर्टी को बता रहा हो। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो कि सर्कल की प्रॉपर्टी को बताते हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो गलत प्रॉपर्टी को बता रहा होगा। तो जो स्टेटमेंट गलत प्रॉपर्टी को बताएगा वही स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सर्कल के डायमीटर के 2 एंड पॉइंट पर टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाए। तो ये जो टेंजेंट्स मुझे मिलेंगे ये दोनों ही टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यही बात कहना चाहता है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो वेरीफाई कर लेते हैं कि सर्कल के डायमीटर के 2 एंड पॉइंट पर से टेंजेंट्स को गुजारने पे ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सबसे पहले सर्कल का डायमीटर बना लेते हैं। सर्कल का डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जो कि सर्कल के सेंटर पर से होकर गुजरती है, आप सबको पता होगा। अब यहाँ पे इसके 2 एंड पॉइंट पर टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है, तो 2 एंड पॉइंट मैं देख लेती हूँ सर्कल के डायमीटर का। तो ये दोनों ही एंड पॉइंट मुझे सर्कल के सरकमफ्रेंस में ही मिले हैं। अब इस 2 एंड पॉइंट पर से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाए तो ये टेंजेंट्स मुझे मिलेंगे। अब टेंजेंट्स के बारे में मैं बता दूं कि टेंजेंट्स जो कि सर्कल के टेंजेंट सर्कल की स्पर्शरेखा कहलाती है, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस में किसी एक पॉइंट पे टच करती है। देखिए वो सर्कल पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ सर्कल के सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट पे ही टच करती है। और इसकी ख़ास बात ये भी होती है कि सर्कल का जो सेंटर है वो इस टच पॉइंट पर से, अगर मैं सेंटर पर से टच पॉइंट पे अगर लाइन सेगमेंट खींचूं जो कि इसका रेडियस ही होगा सर्कल का, वो इस टेंजेंट पे होगा परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये जो सर्कल का डायमीटर है ये डायमीटर सर्कल के सेंटर पर से होके गुजरा है और ये जो टेंजेंट बना है सर्कल पे
ये एक्चुअल में इस डायमीटर के एंड पॉइंट पे ही बना है। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट पर से अगर मैं सेंटर पर से अगर उसके टच पॉइंट को लाइन सेगमेंट जो खींचूंगी तो वो डायमीटर के ऊपर से ही खिंचाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो डायमीटर है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हुआ। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैंने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हर एक चीज़ ड्रॉ कर ली। अब चेक करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स मुझे मिले हैं ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं हैं। तो पैरेलल होने की कंडीशन एक बार बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये पैरेलल हैं कि नहीं है। देखिए, दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल तब होती हैं जब वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल रहे, और ऐसा है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब इसे हम ना चेक करें कि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी, तो एक और तरीका है कि जब उसको इंटरसेक्ट करने वाली इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन से अगर यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल मिले मुझे और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हों, तो ऐसे में ये दो जो पैरेलल लाइंस मैं देख रही हूँ ये दोनों ही लाइन पैरेलल होगी, इस बात का गारंटी है। ठीक, मतलब ये जो वेरिफिकेशन अगर किया जाए तो वो करेक्ट है, ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहा है। और एक और कंडीशन होती है कि जब भी मैं दो लाइन को पैरेलल मान रही हूँ तो इनके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, और साथ में दो पैरेलल लाइंस के सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल होगा, उसका सम 180 डिग्री होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही है दो टेंजेंट्स के पैरेलल होने की, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होने की वजह से डायमीटर टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे दोनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री बन जा रहा है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल 180 डिग्री हो गए। उस हिसाब से भी ये दो टेंजेंट्स पैरेलल हो रहे हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो यहाँ अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री के हैं, तो अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग भी ये पैरेलल हुआ, और दूसरा सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग भी ये पैरेलल हुआ। ओवरऑल जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी सर्कल के डायमीटर के दो एंड पॉइंट पर से अगर टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाए तो ये दोनों ही टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये बात करेक्ट है, हाँ होंगे। आई होप सब क्लियर है। काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किसी को किसी पॉइंट पे डाउट ना हो। और अब मैं नेक्स्ट मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है अब उसे वेरीफाई करती हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट है द रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सर्कल के किसी कॉर्ड पे अगर रेडियस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो परपेंडिकुलर रेडियस है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मीन्स दो इक्वल भाग में बांट देगा। तो देखिए ये ट्रू होता है। देखिए, किसी भी सर्कल का कॉर्ड अगर लिया जाए और सेंटर पर से उस पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ऐसे में ये जो परपेंडिकुलर है ये सामने वाले कॉर्ड को दो इक्वल भाग में बांटता ही है। ये चीज़ तो आप स्कूल में पढ़े ही हैं, वैसे मैं आपको वेरीफाई करवा देती हूँ। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। क्या करना है कि आप कॉर्ड बना लिए, अब सेंटर पर से जैसा कि स्टेटमेंट कह रहा है रेडियस का, तो चलिए मैं रेडियस ही ले लेती हूँ। रेडियस यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देती हूँ। ठीक, अब यहाँ पे जब ये परपेंडिकुलर डाला गया है तो यहाँ फोकस मुझे क्या करना है, बस परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस को करना है। मीन्स यहाँ सीधे ये जो कॉर्ड है सेंटर पर से ये जो परपेंडिकुलर आया रेडियस का भाग, बस यहाँ तक ही मुझे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाना है। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं यहाँ पे ये रेडियस ड्रॉ कर दूँ, ठीक, ये तो इसके कॉर्ड के यहाँ पे एंड पॉइंट पे जाएगा, तो ऐसे अगर मैं रेडियस ड्रॉ कर लूँ तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही रेडियस इक्वल होंगे।
अब क्या करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि इस ट्रायंगल के ये दोनों ही रेडियस आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, कोई डाउट नहीं है। और मैं अलग अलग से ये दोनों ट्रायंगल्स ले लूँ, ये जो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल दो मिल रहे हैं, इस दोनों ट्रायंगल्स को ले लूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये परपेंडिकुलर के रूप में कॉमन साइड दिख रही है, और यहाँ पे रेडियस ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री आपस में इक्वल है ही, और ये भी यहाँ पे ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स, ये जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल रहे हैं आपको, ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहे हैं। और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। मीन्स यहाँ पे ये जो ये आपको जो कॉर्ड मिला हुआ है, ये कॉर्ड पर थोड़ा सा फ्रेश बना देते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वैसे सब हो गए हैं ना। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर जब आया है ना, तो ऐसे में ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ऐसे में यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो जिससे कि हम कह सकते हैं कि सर्कल के किसी कॉर्ड पे जब सेंटर पर से परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो ये परपेंडिकुलर सामने वाले कॉर्ड को दो इक्वल भाग में बांट देता है। यहाँ बात परपेंडिकुलर रेडियस की किया, तो कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर रेडियस भी इसे दो इक्वल भाग में बांट देगा सामने वाली कॉर्ड को। तो बस क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है ये ट्रू स्टेटमेंट है, और बहुत ज़्यादा सोचने में समय भी जाने वाली चीज़ नहीं थी, वो तो मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि आपको हर एक चीज़ जब बता ही रही हूँ तो ये बात भी बता दूँ। बाकी तो मैं समझती हूँ स्कूल टाइम पे आपने काफ़ी अच्छे से इसे समझा हुआ है, और अगर किसी को कुछ भूल भी गया होगा तो याद आ गया होगा, और काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, सब क्लियर हो गया होगा। हाँ, फिर भी अगर डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं क्लियर करती हूँ। अब मैं थर्ड पे जाती हूँ, स्टेटमेंट पे जाती हूँ और चेक करती हूँ कि थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। देखिए, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये तो एकदम सिंपल है, तो मैंने डायमीटर को एक्सप्लेन करते टाइम ही बताया। मतलब आप डायमीटर जब पढ़ते हैं तभी आपसे कहा जाता है कि डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर पर से होकर गुजरती है। क्योंकि हम जब कॉर्ड को ज़रा सी भी इधर बगल में लेंगे तो आप खुद ही देख रहे हैं ना कि उसकी जो लेंथ है कॉर्ड की, ये छोटी होती जा रही है। सेंटर से जितना दूर होता जाएगा इसकी जो लेंथ है ना, उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो आप देख के भी बता सकते हैं। इधर भी साइड अगर हम ले रहे हैं तो ये कॉर्ड क्या है, जितनी हम इस साइड सेंटर से दूर लेते जा रहे हैं उतनी ही कॉर्ड क्या हो रही, छोटी होती जा रही है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हुई, डायमीटर हुआ। क्लियर है। तो द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो ट्रू करेक्ट है ये थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट पे क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंक्रीजेज। अब देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कॉर्ड पे जो पड़ने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जाएगी जब जो कॉर्ड की लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीजेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कॉर्ड लिया है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर पर से ये आपको मिला है। अगर मैं कॉर्ड को थोड़ा बड़ा करूँ तो मुझे सेंटर के करीब ले जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं। अब कॉर्ड को जब मैं बड़ा करते जा रही हूँ तो देखिए सेंटर के जितने ही करीब होता जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रही है, कॉन्टिन्यू कम होती जा रही है। और बड़ा होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, मीन्स वो सेंटर पर से ही होके जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लास्ट स्टेटमेंट बोला है ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंक्रीजेज, तो ये इनकरेक्ट है। जैसे जैसे कॉर्ड की लेंथ बड़ी होती जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होने के बजाय, ये इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है
द सही आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा, क्योंकि मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट। करेक्ट कैसे किया जा सकता है आप समझ रहे हैं। यहाँ पे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल डिक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इंक्रीज। तो आई होप सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो कि कंसेप्ट पे बेस्ड है, और कंसेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में काफ़ी कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा और ये क्वेश्चन का सही आंसर भी समझ में आ गया है। और अब मैं इस पर बेस्ड जब सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूँगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएंगे। हाँ, आपको किसी कंसेप्ट में डाउट लगता है, किसी छोटी से छोटी पॉइंट पे भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है, a chord of length 40 cm is drawn in a circle having diameter 50 cm. What is the minimum distance of other parallel chord of length 30 cm in the same circle from 40 cm long chord? कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर का है और इस सर्कल पे एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर की है। आपसे कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर की कॉर्ड के पैरेलल 30 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, तो बताइए कि इस 40 सेंटीमीटर के पैरेलल 30 सेंटीमीटर के कॉर्ड के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। देखिए, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। पहला ये कि जब भी हम कोई कॉर्ड लेंगे, जैसा कि यहाँ 40 सेंटीमीटर के कॉर्ड की बात कर रहा है, जब भी कोई कॉर्ड लेंगे तो उसके पैरेलल अगर मुझे कॉर्ड लेना है, जैसे कि 30 सेंटीमीटर का कॉर्ड लेना है इसके पैरेलल, तो यहाँ पे मुझे सर्कल में, इसी सर्कल में 40 सेंटीमीटर के कॉर्ड के पैरेलल 30 सेंटीमीटर के दो कॉर्ड्स मिलेंगे। एक कॉर्ड जो कि 40 सेंटीमीटर का जहाँ कॉर्ड है उसी डायरेक्शन पे मिल रहा है, और दूसरा 30 सेंटीमीटर का कॉर्ड जो कि 40 सेंटीमीटर के कॉर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, और ये दोनों ही कॉर्ड 40 सेंटीमीटर के कॉर्ड के पैरेलल ही होंगे और जो आपस में भी पैरेलल होंगे। यहाँ पे आपसे कह दिया है कि मिनिमम डिस्टेंस बताना है दोनों कॉर्ड्स के बीच की क्या होगी, तो इस वजह से ये क्लियर हो जाता है कि जब मिनिमम डिस्टेंस आपसे कह रहा है दोनों कॉर्ड्स के बीच की क्या होगी, तो इन्हीं दो कॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहीं से हमको छोटा डिस्टेंस मिलेगा इन दोनों के बीच का। अगर हम 40 सेंटीमीटर का कॉर्ड ये लें और ये 30 सेंटीमीटर का कॉर्ड लें, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी वो मिनिमम नहीं होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दो कॉर्ड्स लेने हैं वो मुझे ये दो कॉर्ड्स लेने हैं, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ घुमाता है, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस के आधार पे आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे 40 सेंटीमीटर के डायरेक्शन में जो 30 सेंटीमीटर का कॉर्ड है वही हमारा रिक्वायर्ड कॉर्ड होगा। यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि जिस डायरेक्शन में 40 सेंटीमीटर का कॉर्ड है उसी डायरेक्शन में आपको इसके पैरेलल कॉर्ड 30 सेंटीमीटर का लेना है, तो भी आपकी यही बात होती, फिर मिनिमम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्शन से ही आपको बता देता। या आपसे कहता कि अपोजिट डायरेक्शन में बताइए कि जो कॉर्ड 30 सेंटीमीटर का मिलेगा उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो फिर यहाँ मैं लेती अगर अपोजिट डायरेक्शन सीधे बोल दिया होता। तो थोड़ा स्टेटमेंट पे ध्यान देना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ 40 सेंटीमीटर का कॉर्ड, ये 30 सेंटीमीटर का कॉर्ड। अभी कुछ लोगों को हो सकता है कि एक पॉइंट दिमाग में आ रहा हो कि मैंने ये जो 40 सेंटीमीटर का इधर कॉर्ड लिया तो 30 सेंटीमीटर का कॉर्ड इधर क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया। तो जैसा कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट स्टेटमेंट पे बताई हुई हूँ कि सेंटर पर से जितनी दूरी बढ़ती जाती है कॉर्ड की लेंथ उतनी छोटी होती जाती है, या सेंटर पर जितना करीब होता जाता है कॉर्ड की लेंथ उतनी बड़ी होती जाती है। या हम कह सकते हैं कि एक कॉर्ड छोटा हो और दूसरा कॉर्ड बड़ा हो, तो जो बड़ा वाला कॉर्ड है वो सेंटर के ज़्यादा करीब होगा और जो छोटा वाला कॉर्ड है वो सेंटर से थोड़ा दूरी पे होगा।
तो समझ पा रहे होंगे आप कि ये 30 सेंटीमीटर का कॉर्ड ये थोड़ा दूर बनेगा और ये 40 सेंटीमीटर का कॉर्ड ये सेंटर से थोड़ा करीब में बनेगा। अब तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब बस दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस ही बाकी है फाइंड आउट करना। अब देखिए, हाँ एक पॉइंट और है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, दो कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस की जब बात हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। अब दूसरी बात ये है कि जब मैं सेंटर पर से यहाँ परपेंडिकुलर डालूँ कॉर्ड पे, तो जो परपेंडिकुलर ये 30 सेंटीमीटर के कॉर्ड पे पड़ेगा वही परपेंडिकुलर, मतलब एक्चुअल में 40 सेंटीमीटर पे पड़ने वाला जो परपेंडिकुलर है ना, वही आगे बढ़ के 30 सेंटीमीटर पे परपेंडिकुलर के रूप में आगे बढ़ता जाएगा। मीन्स एक ही लाइन सेगमेंट पे दोनों परपेंडिकुलर्स होंगे। तो ये भी क्लियर है। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब मैं सेंटर पर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालती हूँ, जब सेंटर पर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालती हूँ तो ये कॉर्ड को दो इक्वल भाग में बांट देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 30 सेंटीमीटर का ये कॉर्ड है ये अब दो भाग में बढ़ गया। मीन्स ये लेंथ मुझे 15 सेंटीमीटर की मिली और ये लेंथ भी मुझे 15 सेंटीमीटर की मिली, और इसी प्रकार ये लेंथ मुझे 20 सेंटीमीटर की मिलेगी और ये लेंथ भी मुझे 20 सेंटीमीटर की मिलेगी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आप ये भी जान रहे हैं कि सर्कल का डायमीटर जब 50 सेंटीमीटर का है तो इसका जो रेडियस होगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो क्योंकि मुझे इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस लेनी है तो मैं क्या करूँ, मैं OM इस डिस्टेंस में से ON को माइनस कर दूँ तो मुझे MN मिल जाएगा। क्लियर है। अब ये फाइंड आउट करना, OM और ON फाइंड आउट करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ परपेंडिकुलर डाली हूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मिला है, और राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे हाइपोटेनस तो क्लियर है ही 25 सेंटीमीटर का, और एक परपेंडिकुलर साइड भी क्लियर है। तो दूसरा परपेंडिकुलर साइड तो ईजिली निकल सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, मतलब ईजिली फाइंड आउट हो सकता है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, जो कि एक परपेंडिकुलर 15 है यहाँ पे, और ये जो दूसरा परपेंडिकुलर जो दूसरे ट्रायंगल के लिए बन रहा है जो कि 20 है, और दोनों के हाइपोटेनस जब 25 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15, 20 और 25 मैं देख पा रही हूँ कि ये तीनों ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे हैं, क्योंकि आप जान रहे होंगे ना राइट एंगल ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर साइड 3, 4 हो तो तीसरा जो हाइपोटेनस होता है वो 5 होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये खासियत है। यहाँ पे देखिए, ये एक परपेंडिकुलर साइड यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है, ये 15 है, और दूसरा परपेंडिकुलर साइड ये 25 है, तो क्या है 3 5 15, 5 5 25। तो इसका मतलब कि ये लेंथ जब 15 है और ये हाइपोटेनस आपको 25 मिल रहा है, तो ये जो लेंथ होगी ना OM की, जो OM की लेंथ होगी ये क्या होगी 20 होगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये 20 मिली। और यहाँ भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे तो 15, 20 और 25 आ रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस 25 दिया हुआ है, और ये एक परपेंडिकुलर जो राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ है ये 20 दी हुई है। तो इसका मतलब जो अदर परपेंडिकुलर लेंथ ये ON मिलेगी, ये ON मुझे क्या मिलेगी 15 मिलेगी। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे OM में से ON माइनस करना है, तो MN चाहिए जो कि 20 - 15 होगी, जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी, जो कि थर्ड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं तो एक तो मिनिमम डिस्टेंस से पहले ही क्लियर हो गया कि एक ही डायरेक्शन में बनना है। दूसरा क्या है कि डायमीटर देख के ही क्लियर हो गया कि 50 है तो रेडियस आपका 25 आएगा। फिर ये क्लियर है कि लेंथ 40 और 30 की जो कॉर्ड की दे रहा है तो ये बाइसेक्ट होंगे ही होंगे, और 20 और आपको 15 मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में क्लियर आ रहा है, ये तो सब देख के ही समझ जाएंगे, तुरंत क्वेश्चन पढ़ के ही क्लियर हो जाएगा। तो जब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मुझे मिलेगी वो 20 और 15 मिलेगी।
और हमको इन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डिफरेंस चाहिए, तो मुझे डायरेक्ट डिफरेंस करूँगी, मैं 20 में से 15 माइनस कर दूँगी, मुझे 5 मिल जाएगा। दैट्स इट, कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ के आप सेकेंड्स में अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर घुमा देगा, मीन्स मिनिमम डिस्टेंस के बजाय मैक्सिमम डिस्टेंस कर देता, तो आपके क्वेश्चन बदल गए होते। और यहाँ पे आप 15 में और 20 में 15 को माइनस करने के बजाय आप 20 में 15 को ऐड कर रहे होते। जब डायरेक्शन बदल जाती ना, ये यहाँ पे इधर के साइड अगर बन जाता और आपसे मैक्सिमम दूरी पूछता, तो आप 15 में 20 को ऐड करते और फिर आपको जो वैल्यू मिलती 35, वो आपकी होती मैक्सिमम डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर के कॉर्ड और 30 सेंटीमीटर के कॉर्ड के बीच की। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल, आप समझ पा रहे होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ जब आपकी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप भी सेकंड्स में अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको समझने में किसी पॉइंट्स पे डाउट होगा तो आप ज़रूर क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बताऊँगी। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री मेंसुरेशन ये सब कुछ होते हैं, आप कंसेप्ट अपना क्लियर करिए, उसमें जितनी मेहनत करनी है कर लीजिए। और फिर जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप ये सारे क्वेश्चंस पे, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो ये मेहनत का फ़ायदा आपको वहाँ मिलेगा। आप काम यहाँ पे जितना अच्छे से समझने में लेंगे ना, आप वहाँ पे सेकंड्स में क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ लर्न करके प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, पर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और कंसेप्ट में कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। तो क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, two chords of length 2 cm and 3 cm lie on the same side of a diameter. What is the perpendicular distance between the two chords? कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है और इस सर्कल के डायमीटर के एक ही साइड पे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के दो कॉर्ड्स बने हैं। तो बताइए कि इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। देखिए, सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ कुछ नहीं है, आप इजीली सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आपसे कह रहा है कि सर्कल के डायमीटर के एक ही साइड पे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के कॉर्ड्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये डायमीटर बना रही हूँ, मतलब मैं अगर ये डायमीटर एज्यूम कर रही हूँ और इसका एक साइड मैं इसे अगर ले रही हूँ, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का कॉर्ड और 3 सेंटीमीटर के कॉर्ड इधर ही बनेंगे, जिसमें कि 2 सेंटीमीटर का कॉर्ड छोटा है कंपेरिजन टू 3 सेंटीमीटर के कॉर्ड के। तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर का जो कॉर्ड बनेगा वो सेंटर के करीब होगा और 2 सेंटीमीटर का जो कॉर्ड बनेगा वो सेंटर से थोड़ा ज़्यादा दूरी पे होगा। अब बात आती है कि ये जो दो कॉर्ड्स बनेंगे, सेंटर के करीब 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड और सेंटर से दूर 2 सेंटीमीटर कॉर्ड, बट ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे कि नॉन पैरेलल बनेंगे। अब यहाँ ये कन्फ्यूज़न है, लेकिन जब यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो दोनों कॉर्ड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो जब दो कॉर्ड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ये मैं पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की ही फाइंड आउट कर सकती हूँ। वो इस वजह से कि नॉन पैरेलल कॉर्ड है। अगर मैं एक कॉर्ड के एक पॉइंट से सामने वाले कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूं, तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, बट यहाँ तो मुझे 90 डिग्री का एंगल मिलेगा नहीं। तो ऐसे में इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फाइंड आउट कहाँ कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेलल दो कॉर्ड्स होंगे तभी ये पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सके। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ये जो दो कॉर्ड्स मुझे बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं, वो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करने हैं, जिसमें कि 2 सेंटीमीटर का कॉर्ड छोटा है तो वो सेंटर से कुछ ज़्यादा दूरी पे बनेगा और 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड बड़ा है, इस वजह से वो सेंटर के कुछ करीब बनेगा। दैट्स इट। अब इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। फिर से मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ, वैसे इसका सॉल्यूशन आप भी साथ में करते हुए चलिए। देखिए, यहाँ पे
मैं ओ एम की डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये सर्कल का रेडियस है जो कि 3 सेंटीमीटर का है, और ये जो मुझे डिस्टेंस मिलेगा ये मिलेगा मुझे 2 सेंटीमीटर का हाफ जो कि 1 होगा। तो यहाँ पे मैं ओ एम जब फाइंड आउट करूँगी तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा इन द रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 1 मीन्स √8 जो कि 2√2 होता है। क्लियर है। आपको ओ एम में से माइनस क्या करना है, ओ एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम एन फाइंड आउट करने के लिए आप ओ एम में से ओ एन को माइनस करेंगे। इसका मतलब अब आप ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होगी और ये जो डिस्टेंस है एन बी की ये डिस्टेंस होगी 3.5 मतलब 3/2। तो अब मुझे ओ एन की डिस्टेंस क्या मिलेगी, ये मुझे मिल जाएगी इन द रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 9/4, जिसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी इन द रूट ऑफ 9 इंटू 3/4, जिसे हम लिख सकते हैं 3/2√3 और ये है 2√2। अब माइनस करेंगे तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी 4√2 माइनस 3√3 का होल डिवाइडेड बाय 2, और ये ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजिली फाइंड आउट हो गया, और मैं समझती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट बहुत क्लियर समझ में आया है। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द chord ऑफ a circle is 24 centimeter and the perpendicular distance between the center and the chord is 5 centimeter. The radius of the circle is। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका कॉर्ड 24 सेंटीमीटर का है, सेंटर पर से एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस कॉर्ड पे जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर की। बताना है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो देखिए, आप जान रहे होंगे कि जब भी हम सेंटर पर से सामने वाले कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर सामने वाले कॉर्ड को 2 इक्वल भाग में बांट देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स बी ये लेंथ मुझे मिलेगी, ये मिलेगी मुझे 12 सेंटीमीटर की, और परपेंडिकुलर तो 5 सेंटीमीटर का दिया ही हुआ है। परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूँ और इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लूँ, मीन्स ये लेंथ फाइंड आउट कर लूँ, तो ये सर्कल का रेडियस होगा। तो आप जान रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर साइड 5 हो और आपको दूसरी परपेंडिकुलर साइड 12 मिले, तो ऐसे में इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। आप सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में भली भांति जानते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत बार इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वहाँ बहुत टाइम कंज्यूम होगा, इस वजह से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट से जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही बता सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा इस सर्कल का वो 13 सेंटीमीटर का होगा। किसी को कोई पॉइंट पे डाउट होना नहीं चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी भी सर्कल का जो कॉर्ड होता है उस पर जब सेंटर पर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये परपेंडिकुलर सामने वाले कॉर्ड को 2 इक्वल भाग में बांटता है। ये आप स्कूल टाइम पे भी पढ़े और ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप सब क्लियर है। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।